हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग ऑप एम्प, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके हम अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पढ़ेंगे। दोस्तों, लेट न करते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग ऑप एम्प मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता क्या है। ठीक, इसमें देखिए लिखा है, क्या लिखा है कि अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एक ऑसिलेटर सर्किट होता है जो किसी बाहरी ट्रिगर सिग्नल के बिना स्वतः लगातार स्क्वायर वेव मतलब वर्ग तरंग उत्पन्न करता है। मतलब जो हमारा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, इसमें हमें किसी बाहरी ट्रिगर पल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, जैसे आगे हम चर्चा करेंगे मोनोस्टेबल, बाई स्टेबल। ठीक, इन सब में क्या होता है, हमें बाहरी ट्रिगर पल्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमें अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कोई बाहरी ट्रिगर पल्स देने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसी में आगे लिखा है, इसे फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है इसे अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसका आउटपुट निरंतर बदलता रहता है और यह हाई और लो के बीच में वेरी करता है। अब इसे बनाते कैसे हम, ऑप एम्प का यूज करके। ठीक, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर से हम इसको बनाते हैं। ऊपर हमने लिखा भी था अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग ऑप एम्प। ठीक, टाइमर आईसी का यूज करके भी हम बनाते हैं। इसे टाइमर आईसी 555। ठीक, मतलब टाइमर आईसी 555 का यूज करके भी हम अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बनाते हैं, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। आगे इस पर वीडियो हम बनाएंगे। ठीक, तब यह एक ऑप एम्प बेस्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहलाता है। यहाँ लिखा है तब यह एक ऑप एम्प बेस्ड मल्टीवाइब्रेटर कहलाता है। ठीक, अब यहाँ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमारा ये है कि इसमें हमारा जो हमारा मल्टीवाइब्रेटर है, ठीक, उसमें हम आगे तो चर्चा करेंगे ही। ठीक, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, थोड़ा हम आपको यहाँ पर एक नया पेज ओपन करते हैं। ठीक, और वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक, जैसे हमने अभी बताया कि क्या अस्टेबल, ठीक, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक, इसमें कोई ट्रिगर पल्स नहीं देनी पड़ती, नो ट्रिगर पल्स, नो ट्रिगर पल्स। ठीक, और आगे हम पढ़ेंगे मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक, जिसमें हमें वन सिंगल ट्रिगर पल्स की आवश्यकता होगी। ठीक, सिंगल ट्रिगर पल्स। और फिर आगे हम पढ़ेंगे बाई स्टेबल। ठीक, तो बाई स्टेबल में हमें बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसमें हमें टू ट्रिगर पल्स की आवश्यकता होगी। ठीक, यहाँ हम थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक, अस्टेबल में क्या होगा, हमें कोई ट्रिगर पल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, वहीं पर मोनोस्टेबल में क्या होगा, हमें सिंगल ट्रिगर पल्स की आवश्यकता होगी और बाई स्टेबल में हमें दो ट्रिगर पल्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अब मोनो आप याद रख सकते हैं, जैसे मोनो नाम लिखा है। ठीक, मोनो मतलब सिंगल, मोनो को हम सिंगल कहते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे वो ऑप्टिकल फाइबर में पढ़े होंगे। ठीक, जैसे मोनो मोड ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ठीक, अंतर भी आता है कि मल्टी मोड और मोनो मोड या ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, मोनो मोड फाइबर। ठीक, तो जो हमारा सिंगल मोड फाइबर होता है, सिंगल मोड, ठीक, उसी को हम मोनो मोड भी कहते हैं। सिंगल मोड को ही हम मोनो मोड कहते हैं, चाहे मोनो लिखो चाहे सिंगल लिखो, बात एक ही है। ठीक, तो जैसे नाम से स्पष्ट है, मोनो मतलब सिंगल, तो हमें यहाँ सिंगल ट्रिगर पल्स की आवश्यकता पड़ेगी। बाई मतलब दो, तो हमें यहाँ टू ट्रिगर पल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, ये इसका थोड़ा ओवरव्यू था, ये थोड़ा इसका इंट्रो था। ठीक, अब अगले आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सर्किट डायग्राम देखते हैं। ठीक, यहाँ इसका ये है सर्किट आरेख है सिंपल। ठीक, जिसमें हम क्या क्या लगाए हैं, एक हमारा है यहाँ पर देखेंगे कैपेसिटर। ठीक, क्योंकि कैपेसिटर से ही ये हाई और लो होगा। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो वहाँ पर हाई होगा, जब कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होगा तो वहाँ पर लो होगा। ठीक, और एक हमने लगाया है फीडबैक रजिस्टर, और दो रजिस्टर हमारे वोल्टेज डिवाइडर के पर लगे हैं। ठीक, ये जो वोल्टेज डिवाइडर काम करेंगे। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा क्या लगा है, कैपेसिटर। ठीक, ये इसका सिंपल सा सर्किट है, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम
और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, ठीक, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग ऑप एम्प मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब आगे हम चलते हैं, इसकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। बहुत सिंपल वे में हमने इसकी कार्यप्रणाली को यहाँ पर बताया है, ठीक, आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। अब यहाँ इसकी कार्यप्रणाली क्या है आप देख सकते हैं, ठीक, कि यहाँ पर क्या है, जब आउटपुट हाई मतलब वी सेट मतलब हमारा पॉजिटिव सैचुरेशन रीजन में होता है, तब कैपेसिटर हमारा चार्ज होने लगता है, ठीक। वहाँ पर जैसे हम सप्लाई ऑन करेंगे, ठीक, तो सप्लाई धीरे 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 बढ़ेगी, और जैसे सप्लाई हमारी वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा वैसे हमारा कैपेसिटर भी चार्ज होगा, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से अधिक हो जाता है, ऑप एम्प की आउटपुट पोलरिटी बदल जाती है। अब आउटपुट क्या होगा वहाँ पर, लो मतलब माइनस वी सेट सिचुएशन में चला जाएगा, ठीक। रेफरेंस वोल्टेज मतलब जो यहाँ पर हम रेफरेंस वोल्टेज दिए होंगे, ठीक, कुछ हमारा फिक्स होगा मान, ठीक, ऑप एम्प का जो हमारा यहाँ पर अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर उसका कुछ रेफरेंस वोल्टेज फिक्स होगा, किससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक। 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, जैसे अब पॉजिटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव में कुछ हमारा लगा होगा कि ये प्लस 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक। जैसे प्लस 10 वोल्ट से आगे बढ़ेगा वैसे क्या होगा, ये स्विच कर जाएगा निगेटिव में। तो मतलब यहाँ प्लस 10 वोल्ट क्या है, इसका पीक हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है, इससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा, ठीक, इसका पीक पॉइंट है ये। और जैसे 10 वोल्ट पहुँचेगा वैसे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, कहाँ पर, निगेटिव पर, उसी को हम कह रहे हैं निगेटिव या माइनस वी सेट, ठीक। अब तीसरे पॉइंट में क्या है, अब कैपेसिटर विपरीत दिशा में चार्ज होगा मतलब डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक, जब निगेटिव में गया ये, ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा। और फिर यही प्रक्रिया हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, लिखा है यहाँ, ठीक। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे स्क्वायर वेव आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहाँ पर हम एक थोड़ा डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं, ठीक। जैसे मान लो ये हमारा कोई एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा हमारा गलत हो गया, हम फिर से बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक बनाते हैं। मान लो यहाँ पर हम एक इनपुट दिए, इसको हमने ग्राउंड किया, ठीक, कुछ भी है, यहाँ पर हमने एक फीडबैक, यहाँ पर हमने एक फीडबैक रजिस्टर लगाया, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये यहाँ पर हमारा वी इन है, ठीक, मान लो यहाँ पर R1 है और यहाँ पर हमारा RF है। जो अभी हम बता रहे थे वी रिफरेंस वोल्टेज, यहाँ पर देखो लगा रहता है ना प्लस वी सी सी इस तरीके से, और नीचे यहाँ पर लगा रहता है माइनस वी ई ई, ठीक। मतलब जब पॉजिटिव का होगा, मान लो यहाँ पर दे दिया प्लस का 5 वोल्ट, ठीक, और यहाँ का दे दिया प्लस का माइनस का 8 वोल्ट, ठीक। मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, ये कोई माने नहीं कि जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव दोनों का वोल्टेज सेम, दोनों का अलग अलग है, ठीक। जब कंप्यूटर आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ पर जैसे प्लस 5 वोल्ट है, तो जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा, जैसे वो पीक पॉइंट मतलब प्लस 5 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, ठीक, वैसे क्या होगा, कैपेसिटर ऑटोमेटिक स्विच कर जाएगा लो वोल्टेज मतलब नेगेटिव में, ठीक। अब नेगेटिव में भी कंडीशन कहाँ तक है, -8 वोल्ट तक। जैसे नेगेटिव में कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होना चालू करेगा वो कहाँ तक जाएगा, -8 वोल्ट तक। जैसे -8 वोल्ट पर पहुंचेगा वैसे तुरंत ऑटोमेटिक स्विच करेगा कहाँ पर, फिर पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक। और पॉजिटिव में कहाँ तक जाएगा, फिर पॉजिटिव में बढ़ेगा धीरे धीरे कहाँ तक, +5 वोल्ट तक। और फिर जैसे पीक पॉइंट पहुंचेगा +5 वोल्ट तक, फिर ऑटोमेटिक स्विच कर जाएगा कहाँ पर, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और चलाएगा कहाँ पर, नेगेटिव पर। नेगेटिव में कहाँ तक आएगा, -8 वोल्ट तक। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है और हमें एक स्क्वायर वेव यहाँ पर इस तरीके से मिलने लगता है, ठीक। अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से काम करता है, ठीक। और आगे हम अब चर्चा करते हैं आगे। तो ये हमारा था ऑपरेशन, आप लोग देख सकते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर दो कंडीशन बनेगी, एक बार कैपेसिटर चार्ज होगा, एक बार कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए दो कंडीशन बनाया गया है। पहली कंडीशन हमारी क्या है, जब कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है, ठीक। यहाँ देखो नीचे हमने लिखा भी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर वी नॉट मतलब नॉट से मतलब होता है आउटपुट, और वी से मतलब वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज हमारा कहाँ जा रहा है, प्लस वी सेट मतलब पॉजिटिव वोल्टेज पे जा रहा है, ठीक। और उस समय क्या हो रहा है, कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है, ठीक। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा कैपेसिटर है, वीसी लिखा है मतलब यहाँ पर ये क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज है। और यहाँ पर आरएफ है मतलब ये क्या है, फीडबैक रजिस्टर है, ठीक। और हमारा यहाँ पर ये हमारा R2 है, जो R1 और R2 वोल्टेज डिवाइडर काम करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सर्किट में दिखाया गया है, ये हमारा प्लस VCC है
ये हमारा -V है, ठीक। इसका कुछ वोल्टेज निर्धारित होगा कि पॉजिटिव यहाँ तक जाएगा, नेगेटिव पर यहाँ तक जाएगा। जैसे पॉजिटिव पहुंचेगा पीक पॉइंट पर, तुरंत को स्विच करेगा, डिस्चार्ज होना चालू करेगा, नेगेटिव में कहाँ तक आएगा, यहाँ तक नेगेटिव की वैल्यू होगी, ठीक। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा डिलीट कर दें, एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन बना होगा, ठीक। ये यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्शन बना है, ठीक। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या है, वो प्लस इधर माइनस इधर, ठीक। मतलब प्लस से माइनस की तरफ, ये ऐसे। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक। ये ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है, तो सब कहाँ पर आ रहे हैं, ग्राउंड की तरफ, ठीक। इस तरीके से अभी हमको काम देगा जब हम थोड़ा सर्किट को हल करेंगे, ठीक। इसका हम इक्वेशन वगैरह निकालेंगे। तो ये था इसका सिंपल सा एक डायग्राम। जब हमारा क्या हो रहा है, वोल्ट हमारा ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उस समय हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन देख लीजिए आप लोग, सिंपल सा। कहाँ क्या हो रहा है, कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है मतलब देखिए करंट की पोलरिटी भी चेंज हो गई। इस तरीके से देख लीजिए आप लोग, ये ठीक। अभी यहाँ पर आएंगे, ठीक। ये हमारा रेफरेंस, हमारा फीडबैक रजिस्टर है, ये हमारा कैपेसिटर वोल्टेज है। अब आगे जब आप लोग इसका क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन निकालेंगे, ठीक। तो वहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, टाइम भी निकालते हैं, ठीक। सारा कुछ निकालते हैं। उस समय हम दो वैल्यू लेके चलते हैं, VUT और VLT। VUT मतलब अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और VLT मतलब लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, V नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ये V नॉट इक्वल टू -V सेट, मतलब हमारा जो आउटपुट वोल्टेज कहाँ स्विच हो जा रहा है, निगेटिव पर। और निगेटिव में कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, -VE तक, ठीक। हमारा निगेटिव में यहाँ तक जाएगा, -VE तक, ठीक। अब इसका कुछ वोल्टेज निर्धारित होगा, उस वोल्टेज के बाद ये स्विच करेगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक। और यहाँ पर देखिए लिखा है टूवर्ड्स VLT। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है टूवर्ड्स VLT, मतलब लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की तरफ ये बढ़ेगा, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका वोल्टेज जो हमारा इक्वेशन आता है, ठीक। ये इसका सर्किट डायग्राम है जब हमारा नेगेटिव में होगा, ठीक। अब आउटपुट वेवफॉर्म देख लीजिए, इसका सिंपल सा है, बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं आसानी से, ठीक। ये इसका सर्किट डायग्राम मतलब आउटपुट वेवफॉर्म है। अब आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, यहाँ पर लिखा है आउटपुट वेवफॉर्म हमारा स्क्वायर वेव होगा, ठीक, जैसा हमने ऊपर ही बताया था, ठीक। और कैपेसिटर वोल्टेज रेक्टेंगुलर फॉर्म में चलेगा हमारा, ठीक। ये देखिए यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये हमारा 0 वोल्ट है। अब 0 वोल्ट से, और ये हमारा क्या है, VUT मतलब अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, मान लो यहाँ पर क्या है +5 वोल्ट, और यहाँ पर ये हमारा VLT, मान लो इसका मान कितना है, -5 वोल्ट, ठीक। अब कैपेसिटर हमारा यहाँ पर चार्ज हुआ, जो भी हमने वोल्टेज दिया वो धीरे धीरे चार्ज हुआ यहाँ तक, ठीक। ये अब जैसे यहाँ तक चार्ज हुआ, अभी इसमें पीक पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक। मतलब इसकी जो इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, वो कहाँ तक जाएगी, +5 वोल्ट तक। उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्चार्ज होना चालू करेगा। ये देखिए यहाँ पर ये डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक। डिस्चार्ज हो कहाँ तक आएगा, अब जो इसका निगेटिव में फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू क्या है, -5 वोल्ट। अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, धीरे 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 कहाँ तक चार्ज होगा, जो इसकी होगी रेफरेंस वोल्टेज हमारा, ठीक, कितना है, +5 वोल्ट। फिर वहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ आएगा। मतलब ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। इसीलिए यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ट्रिगर पल्स नहीं दिया गया है, हम कैपेसिटर का डायरेक्ट यूज किए हैं, जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से हम इसका स्क्वायर वेव हम जनरेट करते हैं, ठीक। ये तो कैपेसिटर का ट्रायंगुलर वेव है। अगर कैपेसिटर का पूछ रहे हैं, कैपेसिटर हमारा किस प्रकार का वेवफॉर्म जनरेट करता है, तो वो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट करता है। ओवरऑल अगर स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का हम यूज करेंगे, ओपम का, उसका वेवफॉर्म कैसा आएगा, स्क्वायर वेव आएगा, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, फिर इसको हम मिला देते हैं ऐसे, इस तरीके से। देखिए आप लोग यहाँ पर कहाँ गया हमारा, ये यहाँ पर इस तरीके से, ये ठीक, ये हमारा ऐसे, ये देखिए अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो इसको ऐसे करके ये स्क्वायर वेव के रूप में जनरेट होगा, ठीक। इसका क्या था, वेवफॉर्म था। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक। अब हम इसका जो भी हम बताए थे निकालेंगे, आउटपुट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम यहाँ पर इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, ठीक। हम इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन ना लिख के हम सीधा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी आती है, जो हमारा टाइम आता है, ठीक, उसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। वैसे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है डिटेल में, ठीक। अगर पूछा जाएगा तो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, आप ओपन का यूज करके बताइए, तो आप वही दोनों डायग्राम बनाओगे और उसकी थ्योरी थोड़ा समझा दोगे, थोड़ा उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और एप्लीकेशन पूछ रहा था एप्लीकेशन बता दोगे, इतना करोगे बस, ठीक। अब यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं इसका जो आउटपुट
हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर लिखा है, ठीक, एफ नॉट इक्वल टू 1/2 RFC/ln। जब हम लॉग लेते हैं दोनों पक्षों का तो यहाँ पर ln आता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेरिवेशन में होता है, ठीक, इस तरीके से dB/dt। तो हम लॉग लेते हैं तो हमारा ये खत्म करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन लिखा है प्लस वी सेट माइनस वी एल टी प्लस वी सेट माइनस वी यू टी, ठीक, ये आप ध्यान रखना। ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक। और ये हमारा क्या है, टाइम है ऑक्सीलेशन का, ठीक। तो टाइम क्या आएगा, 2RFC जो यहाँ पर है, ठीक। आपको पता है कि टाइम होता क्या है, ठीक, टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो इक्वेशन वही है, बदल जाएगा थोड़ा सा, ठीक। फिर ब्रैकेट में क्या है, 2R1 प्लस R2/R2। और ये आप कहीं कहीं पढ़ोगे, क्या हमको मिलेगा कि यही जो है, ठीक, टी का मान हमें मिलता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर टी का मान हमें कहीं कहीं मिलता है, टी बराबर जो है हमारा वही लिखा रहेगा, ठीक, 2RFCLN। और फिर ब्रैकेट में आता है, ये क्या आता है, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस बीटा/1 माइनस बीटा। और जो बीटा की वैल्यू होती है वही होता है, ठीक, क्या होता है, R/R1 प्लस R2। फिर उसको जब हम हल करते हैं तो यही आता है 2R1 प्लस R2/R2, ठीक। तो ये हमारा आ जाता है। अब यहाँ हम, ये इसका हो गया फ्रीक्वेंसी और इसका हो गया टाइम, ठीक। अब इतना समझ में आया लोगों को, देख लीजिए आप लोग एक बार, ठीक। अब आगे हम इसके वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन अगर आएगा डिप्लोमा में 5 नंबर में आएगा, ठीक, उसे श्योर है आएगा। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। हम सारे टॉपिक कवर करेंगे लीनियर इंटीग्रेटेड के, जो पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो हम बता रहे हैं श्योर है 101% कि पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, और जो आपके दोस्त हैं, ठीक, जो और पढ़ाई कर रहे हैं डिप्लोमा को, उनको भी आप शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ लें। अब लाभ क्या है, सरल सर्किट मतलब सिंपल सर्किट, सर्किट हमारी सिंपल है, और कम घटक मतलब लेस कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत कम है। भाई एक कैपेसिटर है, ठीक, 3 रजिस्टर हैं हमारे, एक RF है फीडबैक, और एक वोल्टेज डिवाइडर लगा रहे हैं, तो R1 और R2, कुल मिलाकर 3 रजिस्टर और एक कैपेसिटर और एक रेफरेंस वोल्टेज, तो आपको सब में देना पड़ेगा इनपुट वोल्टेज, ठीक। तो सर्किट आसान है और कंपोनेंट कम है तो सर्किट आसान है, ठीक। और क्या है, स्थिर, स्टेबिलिटी है, निरंतर वर्ग तरंग उत्पन्न करता है, मतलब कंटिन्यू हमारा स्क्वायर वेव जनरेट होता रहता है, ठीक। फिर फ्रीक्वेंसी को आसानी से R और C से नियंत्रित किया जा। अब भाई 2 कंपोनेंट ही हैं, एक रजिस्टर एक कैपेसिटर है, तो जो हमारी जो भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी, टाइम, जो भी फेज है, एम्पलीट्यूड, जो भी हमें मैनेज करना है, हम इन दोनों से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक, रजिस्टर और कैपेसिटर से। अगर कंपोनेंट ज़्यादा रहते हैं तो हमें कंट्रोलिंग में दिक्कत होती है। फिर चौथा क्या है, ओपैम्प के कारण आउटपुट एम्पलीट्यूड अच्छा और स्थिर होता है, ठीक। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक, इसका यूज हम क्यों किए हैं, क्योंकि हमें आउटपुट अच्छा मिले। अब ओपैम्प की वजह से ही क्या होगा, आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है, ठीक, वो हमें अच्छा मिलता है और स्टेबल होता है, ठीक। जैसे आप लोग ये देखिए यहाँ पर, जैसे ऐसे सर्किट बनी थी ना इस तरीके से, तो इसका जो एम्पलीट्यूड था ऐसा तो है नहीं कि वेरी कर रहा था। एम्पलीट्यूड अगर वेरी करता तो हमारा सर्किट थोड़ा इस तरीके से बनता। मान लो यहाँ एम्पलीट्यूड कुछ और है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ गया, यहाँ पर एम्पलीट्यूड इस तरीके से हो गया, फिर घट गया एम्पलीट्यूड इस तरीके से, ठीक। कोई उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक। तो हमें तो इस तरीके डायग्राम मिला था, ठीक। मतलब यहाँ पर जो इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड तो फिक्स है, बार बार तो वेरी नहीं कर रहा है, ठीक। मतलब हमें स्टेबल एम्पलीट्यूड भी मिलता है, ठीक। तो इसके हमारे कुछ लाभ हो गए। अब इसके हम कुछ डिसएडवांटेज देख लेते भाई। कोई भी चीज़ है उसके लाभ हानि दोनों होते हैं, ठीक। ऐसी कोई सर्किट नहीं है जिसके सिर्फ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज ना हो। कोई भी चीज़ अगर दुनिया में बनी है तो उसके लाभ और हानि दोनों होते हैं, ठीक। तब हानि क्या क्या है, बहुत उच्च आवृत्ति पर स्थिरता कम हो जाती है, मतलब बहुत अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लिए हम, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी, थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक। एक नियत फ्रीक्वेंसी पर ही ये सुटेबल स्टेबिलिटी देगी। अच्छी स्थिरता तभी देगी जब हम एक लिमिट में इसकी फ्रीक्वेंसी को निर्धारित करें। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी में वेरिएशन आने लगेगा, ठीक। फिर दूसरा क्या है, टेम्परेचर के अनुसार R और C के मान बदलने से आवृत्ति में परिवर्तन होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनते हैं, ठीक। तो आपको पता होगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप एम्पलीफायर वगैरह यूज करते हैं, जैसे होम थिएटर हो गया, बड़े बड़े एम्पलीफायर हो गया जिससे डीजे वगैरह बजाते हैं, ठीक, साउंड वगैरह, तो उसमें क्या होता है, फैन लगे होते हैं, ठीक। CPU हमारा हो गया, अब तो लैपटॉप आ रहे हैं, ठीक। तो उन सब में क्या होता है, फैन लगे होते हैं उनको कूलिंग करने के लिए। अगर कूलिंग नहीं होगी, टेम्परेचर हीट होगा,
टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्रिएट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारे डिवाइसेस हैं वो थोड़ा अजीब तरीके से बिहेवियर करने लगते हैं। ठीक, हम कुछ और करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक कुछ और काम करने लग रहे हैं। ठीक, हमारा मोबाइल कभी कभी हीट हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो या स्विच ऑफ हो जाएगा या फिर काम करना बंद कर देगा या हैंग करने लगेगा या ऑटोमेटिक फंक्शन अपने आप बदलने लगते हैं। ठीक, तो इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ने लगता है तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है तो ये सब मेंटेन करना पड़ता है। ठीक, फिर तीसरा क्या है कि जो हमारा ओपेम है, ठीक, ओपेम की स्लीव रेट सीमित होने के कारण बहुत तेज स्विचिंग संभव नहीं है। ठीक, इसका स्लीव रेट हमारा एक सीमित रेंज में होता है, बहुत हम इसको वाइड नहीं करते हैं। ठीक, तो ये हमारे थोड़े डिसएडवांटेज थे। अब इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं इसको भी देख लेते हैं। ठीक, इसके एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक, एप्लीकेशन क्या है इसके, पहला स्क्वायर वेव जनरेटर के रूप में। ठीक, अब आपको पता ही है कि ये स्क्वायर वेव जनरेट करता है तो इसको हम वहीं यूज़ करेंगे जहाँ स्क्वायर वेव की नीड होगी। ठीक, फिर क्लॉक पल्स जनरेट करने में। ठीक, अब क्लॉक पल्स ये तो होती है हमारी ऐसे। ठीक, इसी को क्लॉक पल्स कहते हैं, जो हम बाइनरी में पढ़ते हैं ना, ये 0 हमारा है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक, यही क्लॉक पल्स भी है। जब कहीं कहीं हम क्लॉक पल्स देते हैं तो हम वहाँ पर इनपुट पर छोटा सा ऐसे डायग्राम बना देते हैं, ये हमारी क्लॉक पल्स है। ठीक, फिर एलईडी फ्लैशर या ब्लिंकिंग सर्किट में। ठीक, अब स्टेप में चल रहा है तो भाई 0 पर ब्लिंक करेगा, 1 पर ग्लो करेगा। ठीक, बाइनरी में पढ़े हो ना, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। ठीक, ये 1 मतलब ऑन होता है। ठीक, तो एलईडी फ्लैशर या ब्लिंकिंग सर्किट इसको यूज कर सकते हैं ना, जब 0 आएगा तो ब्लिंक करेगा मतलब ऑफ होगा, 1 आएगा तो ग्लो करेगा, जलेगा। ठीक, टोन जनरेटर, टोन को भी हम चेंज करेंगे हाई और लो को, जैसे भाई 1 है तो यहाँ पर टोन अलग होगा, 0 है तो यहाँ पर टोन अलग होगा। फिर क्या है, PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट में, भाई अब ये सर्किट है चल रही है। ठीक, इसकी विड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं, ये जो विड्थ है हर एक पल्स के बीच की दूरी। ठीक, कैपेसिटर के का यूज करके टाइमिंग और कंट्रोल सर्किट में। ठीक, इन सब जगहों पर हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, ये इतना बेसिक से था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक, उनको भी बताइए और वो लोग भी पढ़ें। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक, वो सारा वीडियो हम बना के डालेंगे। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, सभी सब्जेक्ट के भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाइए तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक, कमेंट में डालेंगे तो उम्मीद है हम प्रयास करेंगे कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक, वो सारा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, जिससे जो भी आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं, ठीक, उनके पास तक वीडियो पहुँचे। ठीक, और अगर आपको और किसी डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक, या फर्स्ट ईयर में जो भी लड़के हैं उनको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, ठीक, तो कमेंट करो। ठीक, प्रॉपर तरीके से बताइए आप लोगों को किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो उस सब्जेक्ट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ठीक, तो वहाँ पर हम उसको बनाएंगे। ठीक, और जो हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि फर्जी बन रहा है। ठीक, पेपर आएगा वहाँ पर जज कर लेना आप लोग पेपर कहाँ से आ रहा है। ठीक, पेपर अगर यहाँ से नहीं आएगा तब बताना। जितने क्वेश्चन हम बताएंगे LIC में, यही सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक, डिटेल में। तो 5 नंबर उसी हिसाब से हम क्वेश्चन यहाँ डिजाइन कर रहे हैं जितना आप लोग लिख सको। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर अगर पूछा गया कि अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का ओपन का यूज करके अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को समझाइए, ठीक, सचित्र वर्णन कीजिए, कुछ भी पूछ लिया गया 5 नंबर में, आप छोटा सा हेडिंग डालेंगे अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, उसके बारे में इसको लिखेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में क्या होता है। ठीक, उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाओगे, और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद उसकी थोड़ा कार्यप्रणाली बता दोगे इस तरीके से। फिर आप 2 कंडीशन बता दोगे, कैपेसिटर हमारा एक बार चार्ज होगा, एक बार डिस्चार्ज होगा। जब चार्ज होगा, जब यहाँ पर चार्ज हो रहा है, ठीक, अभी वहाँ पर हम वेवफॉर्म बनाए थे, यहाँ पर जब चार्ज होगा जैसे ये है, ठीक, तो वेवफॉर्म हमारा इस तरीके से बनेगा ये। जब डिस्चार्ज होगा तो इस तरीके से बनेगा, फिर चार्ज होगा, फिर इस तरीके से, फिर डिस्चार्ज होगा इस तरीके से। इसी को जब हम मिला देते हैं पीक टू पीक इस तरीके से, तो यही हमारा जाके बनता है स्क्वायर वेव। ठीक, फिर ये हमारा नेगेटिव वाला है। ठीक, जब हमारा कैपेसिटर क्या होगा, यहाँ पर ये डिस्चार्ज होने मतलब हुआ वो इस पॉइंट तक आने का प्रयास करेगा। ठीक, तो वहाँ पर ये कंडीशन हमारी आती है ना, ये इस तरीके जाता है तो ये हमारा पॉजिटिव वाली कंडीशन होती है। फिर ये नीचे आता है तो ये हमारी नेगेटिव वाली कंडीशन होती है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक, इसी को हम मिलाते जाते हैं और हमारा सर्किट बनता जाता है, स्क्वायर वेव जनरेट होता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से ध्यान दीजिए। फिर सर्किट बनाएंगे, फिर आउटपुट वेवफॉर्म आप बना देंगे। उसके बाद क्या होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट आप फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन अगर आ रहा है, डेरिवेशन इसका 2 पेज में आता है। ठीक, डेरिवेशन वैसे आपको सिलेबस में है नहीं तो आएगा भी नहीं, कभी नहीं आता है डिप्लोमा में। ठीक, अगर आप बताना ही चाह रहे हैं तो आप ये दोनों फार्मूले याद कर लो, दोनों को लिख दो पेपर में। नहीं लिखोगे तब भी कोई नहीं दिक्कत है। ठीक, क्योंकि आपको सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। तो थ्योरी के लिए आप इसको एक हेडिंग काट भी दोगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तब भी कोई नहीं दिक्कत है।
फिर इसके आप लाभ बताओगे, फिर उसके बाद इसकी हानि बताओगे, डिसएडवांटेज बताओगे, फिर थोड़ा एप्लीकेशन बताओगे, हो गया। 5 नंबर का बहुत है। 5 नंबर में कितना भी एग्जाम ना काटेगा, 4 नंबर 4.5 नंबर से कम नहीं देगा आपको, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो आप कमेंट करिए, हम उस सब्जेक्ट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को हम प्रॉपरली यहाँ पर एक्सप्लेन कराएंगे, बनाएंगे वीडियो, ठीक। अभी टाइम है पेपर होने में, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को अपने बच्चों के दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो वहाँ पर हमें बताइए, ठीक। ओके, टेक केयर, थैंक यू। हाँ, और किसी को पीडीएफ चाहिए इसका ना, वो भी कमेंट करें, तो वहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहाँ से जाके आप लोग यहाँ पर पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेना, ठीक। ओके, थैंक यू।